नमस्कार दोस्तों। मौलिक अधिकारों में हम चर्चा कर रहे थे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए जो मूलभूत पहलू थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट और समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि उसमें लोक व्यवस्था जिसको आप कहेंगे पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को आधार बनाकर राज्य कानून बनाकर धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य इस पर कानून बना सकता है। इसके लिए लोकहित या पब्लिक इंटरेस्ट में, लोकहित में संसद कानून बनाकर ऐसे धार्मिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। सामान्य परिस्थिति में भी और असामान्य परिस्थिति में, यानी लॉ एंड ऑर्डर जब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अराजकता की स्थिति है, तब ऐसी स्थिति में ये बात कही जा सकती है। तो लोकहित जो है वह संघ सूची का विषय है और लोक व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है। तो राज्य भी प्रतिबंधित कर सकता है धार्मिक अधिकारों को और केंद्र भी, यानी संसद भी प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन कानून के तहत, बिना कानून के नहीं, मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। एक इसमें कॉन्सेप्ट और है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, और वो कॉन्सेप्ट है कि हिंदू किसको कहा जाएगा, हिंदू कौन होगा। तो इसमें भारतीय मूल शामिल है। भारतीय मूल कैसा कि भारतीय मूल में जितने भी लोग हैं, उनके अलावा, हालांकि बौद्ध भी इस हिंदू की परिभाषा में है, जैन भी इस हिंदू की परिभाषा में है और सिख भी इस हिंदू की परिभाषा में है। इसके अलावा जो भारतीय हैं, चाहे वो शैव धर्म मानने वाले हों, वैष्णव धर्म मानने वाले हों या कोई भी धर्म ना मानने वाले हों, वो सब हिंदू की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हिंदू को इस तरीके से व्याख्यायित किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। एक कंसेप्ट और है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कि जो टैक्सेशन है या टैक्स लगाने का जो अधिकार है वह किस तरीके से है। तो देखिए, यहां पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, किसी भी धार्मिक संस्थान पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क लगेगा, शुल्क लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स वो होता है जो बिना किसी सेवा दिए, गवर्नमेंट बिना किसी सेवा दिए अपने नागरिक पर इम्पोज करती है, अनिवार्य वसूली करती है धन की, उसको टैक्स कहते हैं। लेकिन शुल्क का मतलब होता है कि गवर्नमेंट शुल्क लेने के बदले कुछ सेवा नागरिक को देगी, जिससे भी शुल्क ले रही है। तो वो नागरिक हो या नागरिक ओरिएंटेड जो है संगठन हो, उससे अगर शुल्क ले रही है तो उसके लिए फैसिलिटेट करेगी, वह कुछ सुविधाएं देगी। ठीक है, तो शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। एक बात और है कि जो टैक्सेशन से कलेक्ट होता है सरकार के पास पैसा, वो तो होता आम नागरिक के का ही है, तब क्या वह धार्मिक उद्देश्यों के लिए खर्च कर सकती है? तो हाँ, धार्मिक उद्देश्यों के लिए वह खर्च कर सकती है, लेकिन उस खर्चे में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी खास धर्म विशेष के हित के लिए नहीं किया गया है और इससे किसी अन्य दूसरे खास धर्म विशेष का अनहित नहीं हो रहा है। यानी वह चाहे तो सभी धर्मों के संरक्षण के लिए खर्च कर सकती है, लेकिन किसी एक धर्म के संरक्षण के लिए खर्च नहीं करेगी, और साथ ही साथ किसी अन्य धर्म पर यदि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तब ऐसी स्थिति में किसी अन्य धर्म को वह पैसा या अन्य धर्म के संस्थान को वह पैसा नहीं देगी।
तो यहाँ टैक्सेशन के विषय में थोड़ा आपको क्लियरिटी रखना है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है नहीं लगाती है। तो टैक्स नहीं लगाती, शुल्क लगाती है। इसके अलावा टैक्स से कलेक्शन जो होता है गवर्नमेंट के पास विभिन्न टैक्सेस से, उसके लिए भी खर्च करती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस करी है। एक और इसका मुद्दा है, और वह मुद्दा है कैथोलिक बिशप बनाम, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वह है कैथोलिक बिशप बनाम मध्य प्रदेश राज्यवार, 2012 का केस है ये। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था कि गीता सार को मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया था। तब इसके विरुद्ध जो है केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुनवाई हुई। तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गीता सार को हम ये नहीं कह सकते कि वह धार्मिक पुस्तक है। गीता सार को उन्होंने धार्मिक पुस्तक मानने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो संविधान में धार्मिक शिक्षा लिखा है उसका मतलब रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, बल्कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यदि किसी बुक से आते हैं तब उनको सरकारी उद्देश्यों से चलने वाले स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई कर्म कांड करने वाला हो या किसी रूढ़ि को मानने वाला हो, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो इसमें धार्मिक शिक्षा लिखा हुआ है उसका मतलब रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, बल्कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं माने जाएंगे शैक्षणिक संस्थानों में। किसी भी धर्म के जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वे नहीं माने जाएंगे, लेकिन रिलीजियस शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिलीजियस एजुकेशन को नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के नैतिकता से जुड़े होते हैं। गीता सार नैतिकता का आधार है, यह भारतीय दर्शन का मूल ग्रंथ है। तो इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि यह पुस्तक धार्मिक है और धार्मिक जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रही है, यह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है, बल्कि रिलीजियस एजुकेशन दे रही है, रिलीजियस एथिक्स दे रही है, सोशल वैल्यू प्रोवाइड करा रही है, सोशल आइडियल हमें प्रोवाइड करा रही है, जो हमारे आदर्श हैं। तो इसलिए हम गीता सार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, गीता सार को शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया जा सकता है। तो यह बहुत ही ऐतिहासिक मामला था। अन्य किसी बुक को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन गीता सार को यहां पर शामिल किया गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। एक और मुद्दा है जिसको आपको जानना होगा, रिलीजियस जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और वह मुद्दा है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994। यह भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जो है डिसीजन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता, जो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता को सपोर्ट करता है, यह पंथ निरपेक्षता मूल अधिकारों के लिए जो मौलिक ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका हिस्सा है। ठीक है, तो अलग अलग जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण विशेषता एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवार में बताई गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि संविधान में पंथ निरपेक्षता बनी रहे, संविधान के विभिन्न आर्टिकल में, और इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह संविधान का मूल ढांचा है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए इसके जो सेकुलरिज्म है उसको नहीं बदला जा सकता। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रस्तावना के शब्द पर टिप्पणी नहीं की गई है, बल्कि संविधान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है पंथ निरपेक्षता से जुड़ा हुआ, जिसमें वह विभिन्न धर्मों के साथ
मधुर संबंध की बात करता है, राज्य के विभिन्न धर्मों से अलगाव की बात नहीं करता है, विभिन्न धर्मों के विरोध की बात नहीं करता है, वो सेकुलरिज्म की बात यहां पर की गई है एसआर बम्बई में। ठीक है, तो ये मामला आता है। और यहां पर प्रस्तावना में तो ऐड ही किया गया है पंथ निरपेक्षता, तो वैसे भी प्रस्तावना में ऐड है और पहले से भी विभिन्न आर्टिकल में था, लेकिन ये शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्षता शब्द मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, और इसकी स्पष्ट परिभाषा भी नहीं थी, मतलब इस शब्द को जोड़ दिया गया संविधान में, लेकिन इसको संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। इसका जो कंसेप्ट है वह संविधान के विभिन्न जो आर्टिकल्स हैं, जो विभिन्न उपबंध हैं, उनसे निकल कर आता है और उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार की। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो इस अधिकार में 2 आर्टिकल हैं, जैसा कि आपको पता होगा। एक आर्टिकल 29 और दूसरा है आर्टिकल 30। ये 2 आर्टिकल हैं। इस आर्टिकल को ये जो 29 है, इस आर्टिकल को बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक दोनों हेतु लागू किया जाता है। इस आर्टिकल को बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक दोनों के लिए, और जबकि इस आर्टिकल को केवल केवल अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण हेतु, केवल अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण हेतु। अब ये जो अल्पसंख्यक शब्द है, इसके 2 आधार हैं। अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसके 2 आधार हैं। पहला भाषाई और दूसरा है धार्मिक। इन 2 आधारों पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक बताया जाता है ऑफिशियली, लेकिन अल्पसंख्यक की मान्य परिभाषा संविधान में नहीं है। बस इसके 2 आधार दिए गए हैं कि भारतीय समाज में यदि भाषाई आधार पर कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है, तब ऐसी स्थिति में उसको अपने जो शैक्षणिक संस्थान है उसके संचालन की स्वतंत्रता दी जाती है, और उसके लिए किसी भी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को लाकर संतुलित नहीं किया जा सकता है। यानी समानता और स्वतंत्रता के नाम पर हम उसके इस संरक्षण के अधिकार को सीमित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात यहां पर कही गई है कि सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार जो है वह है इस रूप में देखा जाता है। अब इसके जो मूल तत्व हैं उसको पहले नजर डालते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति क्या है पहला, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों शामिल किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, प्रकृति की यदि बात करें तो केवल नागरिकों हेतु, गैर नागरिकों हेतु नहीं। यानी ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
उद्देश्य की यदि बात की जाए तो इस आर्टिकल को जोड़ने का जो मूलभूत उद्देश्य था, यह दर्शन था, वह था विविधता में एकता। विविधता में एकता कायम रखना और दूसरा जो इसका मूलभूत उद्देश्य था वह है बहुसंस्कृति वादिता को प्रोत्साहन देना। तो ये दो इसके मूल उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों के चलते भारतीय नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। अब इसमें कौन कौन से प्रोविजन हैं, मूल प्रोविजन इसमें कौन कौन से हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या हैं, कौन सा संशोधन इसमें हुआ है, इसके बारे में बारीकी से तहकीकात कर लेते हैं। पहला है कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार है उसका 29वां जो आर्टिकल है वह कहता है कि संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को अपनी संस्कृति बनाए रखने का, ठीक है, और शिक्षित होने का अधिकार है। इसका पहला खंड है वह कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक वर्ग जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति हो को संरक्षित रखने का अधिकार है। वह नागरिक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखे, बनाए रखे उसको, ठीक, उसको विलुप्त ना होने दे। दूसरा इसका क्लॉज कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें कुछ आधार बताए हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जो किसी खास विशेष संस्कृति को मानने वाले, जो किसी विशेष भाषा को मानने वाले या विशेष लिपि को जानने वाले लोग हैं, उनको राज्य के शैक्षणिक संस्थानों या राज्य निधि से पोषित शैक्षणिक संस्थानों से वंचित नहीं रखा जाएगा। कि उनकी खास भाषा है, उनकी लिपि खास है और उनकी संस्कृति खास है, इसलिए उनको अलग कर दिया जाए, तो ऐसा अलगाव नहीं देखा जाएगा। ध्यान रहे, ये दोनों प्रोविजन लागू होते हैं किसके लिए? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी और बहुसंख्यक समुदाय के लिए। ठीक है, इसका जो अगला प्रोविजन है वह कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना। ऐसे जो समुदाय हैं जिनकी खास भाषा, लिपि और संस्कृति है, उनको अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने की भी स्वतंत्रता है कि वह उनको चलाए। ठीक है, तो इसमें इसका पहला क्लॉज कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, अब देखिए यहां अल्पसंख्यक की बात आई है, वहां पर नागरिकों की बात आई थी कि कोई भी व्यक्ति, देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से भारत के किसी भी नागरिक को, यहां नागरिक की बात आती है। ठीक है, और यहां सिर्फ अल्पसंख्यक की बात कही गई है कि सभी अल्पसंख्यक जो धार्मिक और भाषाई आधार के हैं को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। इसका अगला क्लॉज कहता है कि राज्य सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य शैक्षणिक संस्थानों को क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के जो शैक्षणिक संस्थान है उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी वह अपने शैक्षणिक संस्थानों जो राज्य निधि से पोषित हैं या राज्य के शैक्षणिक संस्थान है, अगर उनका प्रोत्साहन कर रहा है तो ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के जो शैक्षणिक संस्थान है उनको भी प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो यही जो मदरसा चलते हैं और जो क्रिश्चियन जो लोग हैं वो भी अपने चलाते हैं शैक्षणिक संस्थान, तो इसी से, और हिंदुइज्म में भी जो विभिन्न आश्रम चलते हैं और मठ जो चढ़ते हैं और ये जो गुरुकुल जो चलते हैं, वह इन्हीं जो है स्थितियों से पोषित होते हैं। ध्यान रखिएगा,
यहां पर क्षेत्रीय आधार पर यदि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू का कोई शैक्षणिक संस्थान है तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। हो सकता है वहां पर क्या हो, वहां पर वह अल्पसंख्यक हो और मुस्लिम कहीं बहुसंख्यक हो, कहीं अल्पसंख्यक हो, तो इस आधार पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक है। ठीक है, कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि सभी धर्म अपने अपने धार्मिक शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, उनका प्रबंधन कर रहे हैं, चाहे हिंदुइज्म में हो, इसके अलावा चाहे इस्लाम में हो या क्रिश्चियनिटी में हो। ठीक है, तो सभी जो है कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य जो इन शैक्षणिक संस्थानों में व्यय करेगा वह भेदभाव नहीं करेगा कि किसी एक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान या अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान को वह कुछ निधि दे दे और बाकी शैक्षणिक संस्थानों को ना दे। अगर वो सहायता कर रहा है तो सबकी करे, अदरवाइज वह सहायता ना करे। वह अपने वित्त पोषण से वित्त पोषित होंगे, जो उनके लोग होंगे वो आपस में ही अनुदान देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक संशोधन भी किया गया है, वह है 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें यह क्लॉज जोड़ा गया है 31A। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रावधान जोड़ा गया था। तो अब जब संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया तो संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार राज्य को हो गया। अब जब राज्य के पास यह अधिकार पहुंच गया तब ऐसी स्थिति में यह अमेंडमेंट लाया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों की संपत्ति भी न छीन ली जाए। तो आज जो वक्फ बोर्ड का जो मामला विवाद में है वह इसी से संरक्षण पाता है। 44वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही वह संरक्षण पाता है, अदरवाइज उस पर भी भूमि अधिग्रहण संबंधी जो कानून होते वह इंप्लीमेंट करके और वहां की संपत्ति भी ले ली जाती। तो ये मामला है यहाँ पर कि अल्पसंख्यक समुदायों के जो संरक्षण के उपबंध हैं वह इसमें कर दिए गए थे। तो इसमें है कि मूल संविधान में यह आर्टिकल नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। अब कुछ जजमेंट देखते हैं कोर्ट के। तो इसमें पहला है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्यवार 2002 का जजमेंट है, जिसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्ता को मान्यता दी लेकिन राज्य को उचित नियमन का अधिकार भी दिया। अल्पसंख्यक जितने संस्थान थे उनको मान्यता तो दी लेकिन इनके नियमन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक जो संस्थानों के प्रशासन में हस्तक्षेप है वह सीमित किया गया कि न तो सरकार हस्तक्षेप ज्यादा करे और ना ही उनको स्वतंत्र छोड़ दे, उनका रेगुलेशन करे, उनको रेगुलेट करे। ठीक है, इसके अलावा एक और जजमेंट है प्रमिति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 2014 का है। इसमें RTE के तहत 25% आरक्षण को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 31 का उल्लंघन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए RTO यानी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो विभिन्न समुदायों को आरक्षण दिया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में जो विभिन्न समुदायों को आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत, उसमें यह बताया गया है कि इस आरक्षण को अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा एस्टेब्लिश जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज उनके स्थापना का मकसद ही क्या हुआ, यदि वहां पर भी आरक्षण दे दिया जाए तो इस आरक्षण को यहां पर पाबंदी लगा दी गई। एक और जजमेंट है और वह है सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत सरकार 2012 का जजमेंट है। इसमें कहा गया कि RTE की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। तो RTE में जो रिजर्वेशन था शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत उसको तो बरकरार रखा गया लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों से इसको बाहर रखा गया। तो वही लगभग रिपीट जजमेंट है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब इसमें इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आए हैं UGC नेट में, तो एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। बड़े ही इजी प्रकृति के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो अभी ही हमने डिस्कस किया है आर्टिकल 30। इसके अलावा अनुच्छेद 29
क्लॉज 2 जिसके किसके साथ संबंधित है, इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता, प्रवेश में भेदभाव निषेध, अल्पसंख्यक संस्थाओं का प्रबंधन और संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, 31 में है। अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन 30 में है। धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 से लेकर 28 तक है। तो प्रवेश में भेदभाव, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय या किसी खास संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं उनको राज्य पोषित या राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उनको रोक दिया जाए। तो ऐसी बात इसमें कही गई है। अब हम बात करते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार की। तो ये तो हुआ हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो मौलिक अधिकार है। अब हम बात करेंगे संपत्ति के मौलिक अधिकार की। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार की मूल बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पूर्व संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, ये दो आर्टिकल थे जो राइट टू प्रॉपर्टी के हिमायती थे। तो जो आर्टिकल 19(1)(f) है, इसमें यह व्यवस्था थी कि नागरिकों को संपत्ति अधिग्रहित करने, यानी एक नागरिक का दूसरी नागरिक से संपत्ति अधिग्रहित करने और अर्जित करने, वह संपत्ति को अर्जित भी कर ले, इसकी स्वतंत्रता दी गई थी। वहीं आर्टिकल 31 में यह प्रोविजन रखा गया था कि राज्य मनमाने ढंग से नागरिकों से संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा। राज्य मनमाने ढंग से, तो इसमें यह कहा गया कि राज्य के संपत्ति अधिग्रहण करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया, नागरिक अधिकारों से प्रतिबंधित किया गया। देखिए, दोनों आर्टिकल अलग अलग थे। एक तरफ नागरिकों को संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन का अधिकार 19(1)(f) में दिया गया, दूसरी तरफ 31 में राज्य को नागरिकों से संपत्ति अधिग्रहित करने और अर्जित करने से रोका गया। तो ये दो संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए आर्टिकल्स थे। ठीक है, 31 में यह भी प्रोविजन था कि इस अधिग्रहण को दो आधारों पर ही किया जा सकता है, यानी राज्य नागरिकों से संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन उसके दो आधार होंगे। एक, सार्वजनिक उद्देश्य, यदि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर रही है तो संविधान उसको वैलिड मानता है। दूसरा, उसने बताया कि उचित मुआवजा, तो जो भूस्वामी व्यक्ति है उसको उचित मुआवजा भी दिया जाए, ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति छीन ली जाए। तो उचित मुआवजे ने यहां पर एक समस्या क्रिएट कर दी, और वह समस्या आई कि जो भूमि सुधार कानून थे उसको लागू करने में समस्या आई, क्योंकि जमींदार जो है वह उच्च मुआवजा मांगते थे, और इसके अलावा जो मुआवजे की दर थी वह भी उच्च थी। अगर इतना धन देके ही सरकार को संपत्ति लानी है तो भूमि सुधार किस बात का। तो भूमि सुधार, इसके अलावा जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, मालगुजारी प्रथा थी, और इसके अलावा सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो सब प्रभावित हो रहा था। इससे चिंतित होकर सरकार ने पहला अमेंडमेंट किया। जब ये सारी समस्याएं आने लगी तो पहला अमेंडमेंट किया, और पहले अमेंडमेंट के थ्रू उसने दो खंड जोड़े आर्टिकल 31 में। पहला 31A और दूसरा 31B। 31A में उसने प्रोविजन रखा कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। प्रथम संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया कि राज्य संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता है, और यह लोकहित में कर सकता है। पहले सार्वजनिक उद्देश्य था, अब यहां पर जोड़ा गया लोकहित, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। तब ऐसी स्थिति में एक और जो प्रबंध जोड़ा गया 31B, उसमें कहा गया कि ये जो अधिग्रहण हो रहा है या अधिग्रहण से जुड़े हुए जो कानून हैं, जितने भी कानून हैं, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, संपत्ति के अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण से जितने भी कानून हैं, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो दूसरा वाला यानी 31B था वो और ज्यादा खतरनाक था कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसी 31B के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में जितने भी भूमि सुधार कानून थे राज्यों के, उन सब को रख दिया गया, और
संपत्ति के अधिग्रहण के, देखिए भूमि सुधार अलग होता है और संपत्ति का अधिग्रहण अलग होता है, ठीक है। तो संपत्ति के अधिग्रहण के भी कानून इसमें शामिल कर दिए गए। तो भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण के कानून 9th शेड्यूल में रख दिए गए और लिख दिया गया 31B में कि इनके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अब सन्नाटे में लोग कि अब क्या होगा मामला, अब कैसे सॉल्व होगा। अभी भी एक प्रोविजन बचा था, वो प्रोविजन था कि चलो संपत्ति का तो अधिग्रहण कर लेगी, इसकी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, मान लिया, लेकिन जो 31 में दिया गया है कि आपको पर्याप्त मुआवजा देना पड़ेगा, वो उपबंध अभी भी आड़े आ रहा था सरकार के। उसके लिए सरकार चिंतित थी और मामला तब सर से ऊपर चला गया जब इन दोनों आर्टिकल को, जब प्रथम अमेंडमेंट एक्ट आया तब ये जो दो आर्टिकल जोड़े गए थे, इन्हीं को चैलेंज देने के लिए बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवार केस में सुनवाई हुई। तब इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार ने 1948 में एक भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण कानून लाया था, उसके थ्रू पश्चिम बंगाल में अवैध संपत्ति को मनमाने ढंग से अधिग्रहित किया जा रहा था। साथ ही यह भी समस्या थी देश भर में कि संपत्ति अधिग्रहण का जो मुआवजे का रेट था वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग था, ठीक है। तो इस समस्या के चलते कोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया। संवैधानिक पीठ ने विचार किया, जिसको बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद या इसी को मुआवजावाद केस भी कहा जाता है। तो इसमें मूल जो मुद्दा था वह मुआवजे का था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा तो आपको देना पड़ेगा और मुआवजे के लिए उसने दो शर्तें लगा दी। पहली शर्त उसने लगा दी कि मुआवजा बाजार कीमत पर होगा, जो मार्केट प्राइस होगा उसके अनुसार अगर आपने संपत्ति का अधिग्रहण किया है तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मुआवजा इस आधार पर भी होगा कि उससे प्रभावित व्यक्ति यानी जिसकी आप संपत्ति ले रहे हैं उस पर प्रभाव कितना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी के पास घर ही है और वह रोड पे आ रहा है, रोड सरकार बना रही है, तो अगर उसके पास घर ही है और कुछ है ही नहीं है तो वो रहेगा कहां। तब ऐसी स्थिति में सरकार उसका घर नहीं गिरा सकती, अपना रोड मोड़ ले वो, क्योंकि फिर उसके जीवन की स्वतंत्रता आ जाएगी, प्राण एवं दया की स्वतंत्रता आ जाएगी। तो दो आधार और लगा दी। अब इससे सरकार और सकते में 1954 का एक केस है बेला बनर्जी वाला। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार फिर से संविधान संशोधन लेकर आती है और वो संशोधन था 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें उसने एक और उपबंध जोड़ा, 31C जोड़ दिया, 31C जोड़ दिया। और 31C में जोड़ते हुए यह कहा गया कि जो आर्टिकल 39 और 39B और 39C हैं, उनके जो आधार हैं उन पर केस नहीं किया जा सकता है, उन आधारों पर केस नहीं किया जा सकता है। कैसे? उन्होंने कहा कि ये जो हम प्रोविजन जोड़ रहे हैं, देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि हम जो ये प्रोविजन जोड़ रहे हैं बेला बनर्जी वाले में, उन्होंने कहा कि जब हम प्रोविजन ये जोड़ रहे हैं तो इसमें उन्होंने 25वें संविधान की जो 39B और 39C है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन पर प्राथमिकता होगी। किसको? मौलिक अधिकारों पर इन दो आर्टिकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी, 39B और 39C। और 39B और 39C जो है वह संपत्ति से जुड़े हुए हैं, संपत्ति के वितरण से जुड़े हुए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए और समाज में समानता लाने के लिए, संपत्ति के आधार पर समानता लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। तो उसने इस गेम को खेला और कहा कि 39B और C के तुलना में फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, वरीयता नहीं दी जाएगी, बल्कि 39B और C को दी जाएगी। यानी 39B और C को लागू करने में यदि कोई फंडामेंटल राइट आड़े आता है तब ऐसी स्थिति में
39 बी और सी को लागू करने में उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, कोर्ट उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स में वरीयता दी गई किसको? नीति निर्देशक तत्वों के दो उपबंधों को, जिसमें संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने की बात कही गई है और संपत्ति के समान वितरण की बात कही गई है कि समान रूप से समाज में वितरित हो संपत्ति और संकेंद्रित ना हो। ठीक है, तो जब ये दो उपबंध किए गए तब सरकार आसानी से भूमि अधिग्रहण करने लगी, लेकिन मनमानी अभी भी बनी रही। तब इस मनमानी को और बनाए रखने के लिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में, और उसमें यह कह दिया गया कि सभी नीति निर्देशक तत्व सभी मौलिक अधिकारों पर वरीयता रखते हैं। यानी जहां जहां नीति निर्देशक तत्वों को कानून बनाकर सरकार लागू करेगी, उन सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में फंडामेंटल राइट बाधा नहीं बनेंगे। तब कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो ज्यादा हो गया, आपने 2 आर्टिकल मांगे थे हमसे, हमने दे दिए, अब आपने सभी मांग लिए, सब तो नहीं दे सकते। फिर इसके बाद जो है केस आता है जब 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है। हालांकि अब इसके पहले भी एक मामला और होता है, 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है और उसमें संपत्ति के अधिकार को खत्म ही कर दिया जाता है। नहीं 31 है और जो 19(1)(f) है उसको भी खत्म कर दिया जाता है 1978 में। ठीक है, तो 42वां और 44वां संविधान संशोधन ये और 25वां संविधान, तो 25वां जो संविधान संशोधन था उसमें चुप रही सरकार, कोर्ट, कि चलो हमने आपको 2 आर्टिकल दे दिए। लेकिन जो 42वां लाया गया और 44वां लाया गया, तो 42वें के विरुद्ध केस चला, 42वें के विरुद्ध केस चला और उस केस को डिसीजन में लाया गया। एक मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ था, 1980 का केस। उसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 42वां अमेंडमेंट किया गया है कि सभी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पर वरीयता रखेंगे, तो कह रहे थे इसको हमने निरस्त कर दिया है, ये मान नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। और इसमें उन्होंने एक मूलभूत सिद्धांत गढ़ा और वह सिद्धांत था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों में सरकार सामंजस्य बना के रखे। और लास्ट में उसने जजमेंट दिया, इसी में लास्ट का जो सेंटेंस था वो दिया कि जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में, उसको हम असंवैधानिक घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरे डीपीएसपी थे जो फंडामेंटल राइट पर वरीयता पा रहे थे, उसको खत्म कर दिया गया। वर्तमान स्थिति ये है कि जो 2 डीपीएसपी हैं, यानी 39B और 39C, ये दोनों डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर वरीयता प्राप्त है। तो वर्तमान स्थिति इसकी ये है। ठीक है, इसके बाद मामला जब 44वें की अगर हम बात करें अमेंडमेंट एक्ट में, तो उसमें यही हुआ कि दोनों आर्टिकल को क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया, 31 को और 19(1)(f) को, दोनों को विलोपित किया गया, जिसमें अब ना तो नागरिक असीमित संपत्ति का अधिग्रहण और अर्जन कर सकते हैं और ना ही राज्य पर जो 2 पाबंदियां लगाई गई थी कि सार्वजनिक उद्देश्य और पर्याप्त मुआवजा देकर ही राज्य अधिग्रहण कर सकता है, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। तो दोनों ये आर्टिकल खत्म कर दिए गए और इनको कहां रखा गया, आर्टिकल 300A में रखा गया। इसको कहां रखा गया, आर्टिकल 300A इसमें रखा गया। और यह जो है वह संविधान का भाग 12 है और इसका अध्याय 4 है, अध्याय 4। तो इसको क्या रख दिया गया, यह अब संपत्ति का अधिकार हो गया कैसा, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार अब हो गया। और अब यह कैसा अधिकार हो गया, अब यह कानूनी या विधिक अधिकार हो गया, विधिक अधिकार, लीगल राइट हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रकृति बदल दी गई। अब यह फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा संपत्ति का अधिकार अभी भी भारतीय नागरिकों के पास है, लेकिन यह अब लीगल राइट है। यानी संपत्ति का अर्जन
और संपत्ति का अधिग्रहण कोई व्यक्ति उतना ही कर सकता है जितनी इजाजत कोई विधि देती हो। अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप वह संपत्ति का अधिग्रहण और अर्जन कर रहा है तब तो सही है, अदरवाइज वह अतिरिक्त संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से राज्य संपत्ति का अधिग्रहण नागरिकों से और संपत्ति का अर्जन यानी उनसे लेना वह उसी रूप में लेगी जिस रूप में कानून उसको इजाजत देता है। तो राज्य के लिए भी कानून, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कंपनी एक्ट, भूमि अधिग्रहण जो कानून है 2013 में भी आया, 1956 का पहले लागू था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को कानून के दायरे में रखा गया कि हमारे लिए कानून होगा और आपके लिए भी कानून होगा। तो अब दोनों के लिए यह लीगल राइट है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यथास्थिति ये है, यही मामला है आगे पूरा संपत्ति के अधिकार का। तो ये जो है यहां हमारी बात कंप्लीट होती है। इसमें जुड़े हुए जो भी उपबंध थे महत्वपूर्ण उसको हमने डिस्कस कर लिया है, जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगला जो उपबंध होगा हमारा वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है, इसको संविधान की आत्मा कहा है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 21 को संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा था। ठीक है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी थोड़ा सा याद रखना है और जो मूलभूत प्रोविजन है उनको समझते हुए याद करना है, ताकि अगर स्टेटमेंट आए तो आप आसानी से एवेल्युएट कर लें कि मामला क्या है। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।